1300 साल पहले 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का जनरल सिंध की तरफ निकला। वह इराक के एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। उसका चाचा हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। उसका मकसद था देवल बंदरगाह पर कब्जा करना, जो कि उस समय सिंध के राजा दाहिर के शासन के अंतर्गत आता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस आक्रमण का उद्देश्य अरब व्यापारियों के जहाजों की लूट का बदला लेना था, जो कि देवल के कबीलाई लोगों ने की थी, जिसमें श्रीलंका के राजा के द्वारा दी गई सौगातें और मुसलमान औरतें लूट ली गई थी। हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से कहा कि या तो लुटेरों को पकड़ो या नुकसान भरो। दाहिर ने दोनों प्रपोजल स्वीकार करने से मना कर दिया। पहले छोटे हमले हुए पर विफल हो गए। तब हज्जाज ने अपने भतीजे और सेनापति कासिम को भेजा, जो उस समय केवल 17 साल का था। फौज तैयार हुई, जिसमें घोड़े, ऊंट और मध्य एशिया से लाए गए अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। कासिम अपनी फौज के साथ मकारान से सिंध की तरफ रवाना हुआ। यह एक नए दौर की शुरुआत थी। सिंध, जो कभी सोने की चिड़िया था, अब एक नई ताकत के सामने खड़ा था, जो उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। यह लड़ाई भारत के मध्यकालीन इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। कासिम की फौज सिंध पहुंची। सबसे पहले देवल के किले को घेरा। देवल एक मजबूत किला था, झंडा लहरा रहा था। लोगों का विश्वास था कि वह एक अभेद्य किला है। कासिम ने एक ही बार में गुलेल जैसा हथियार प्रयोग कर किले से झंडा गिरा दिया। लोगों का मनोबल टूट गया। धीरे धीरे देवल पर कब्जा हो गया। ये कासिम की पहली बड़ी जीत थी। कासिम का मनोबल बरज गया और वो आगे बढ़ा, कई शहरों पर फतह पाई। राजा दाहिर ने सिंधु के किनारे रावर पर पूरी ताकत से मुकाबला किया। दाहिर की सेना बड़ी थी, जिसमें हाथी, घोड़े और हजारों सैनिक थे। लड़ाई शुरू हुई। पहले दाहिर की सेना भारी थी, फिर एक आग में लिपटा हुआ तीर दाहिर के हाथी के हौदे में लगा। हाथी नदी की तरफ भागा। सेना में दहशत फैल गई। दाहिर वापस लड़ने आया, पर सेना टूट चुकी थी। इसी लड़ाई में राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। एक राजा अपनी धरती के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया। कासिम की जीत ने सिंध का भविष्य बदल दिया और हिंदुस्तान का एक बड़ा दौर खत्म हो गया। राजा दाहिर की मौत के बाद एक दूसरा शहर ब्राह्मणाबाद भी कासिम के कब्जे में आ गया। रानी बाई ने अंत तक लड़ाई की, पर हार कर जौहर कर लिया। दाहिर की 2 बेटियां सूर्य देवी और परिमल देवी बंदी बनाकर दमास्कस भेजी गई। खलीफा के सामने दोनों ने कासिम पर इल्जाम लगाया कि वहां भेजने से पहले ही कासिम ने उन्हें अपवित्र कर दिया। खलीफा ने गुस्से में कासिम को जिंदा चमड़े में सिलकर मौत देने का हुक्म दे दिया। बाद में बेटियों ने सच बताया कि उन्होंने बदला लेने के लिए झूठ बोला था। खलीफा ने उन दोनों को भी सजा दी, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। सिंध पर अब नया हुक्म था, पर हर तरफ खून, दुख और बदला था। यह जीत सबके लिए महंगी पड़ी। पूरे भारत की तकदीर पलट गई। एक दौर का अंत हो गया। कासिम के बाद भी सिंध पर अरब का कब्जा बना रहा। नया शासन, नए कानून और सबसे बड़ा जिया कर, जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। हालांकि आम लोगों को भी नौकरियों पर रखा गया ताकि शासन करना आसान हो। थोड़ी धार्मिक आजादी भी दी गई। मंदिर और विहार खुले रहे। सिंध अब अरब दुनिया से जुड़ा था और कुछ दिनों बाद फिर से सौदागरों और विद्वानों का एक नया ठिकाना बनने लगा। भारतीय पारंपरिक गणित, खगोल आदि का ज्ञान इसी समय में अरब दुनिया तक पहुंचा और फिर बगदाद से होते हुए भारतीय ज्ञान का सफर यूरोप तक हुआ। समय के साथ सिंध का इस्लामीकरण हुआ और इस्लाम पश्चिमी भारत में पैर पसारने लगा। सिंध में अरबी भाषा का असर नए शहर, नई वास्तुकला के रूप में दिखने लगा। भारत और अरब की संस्कृति के आपस में मिलने से सिंध की एक नई पहचान बनने लगी और लोगों ने नए धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। सिंध का पुराना रंग अब खो चुका था, एक नई सुबह, एक नई पहचान के साथ। कासिम की जीत के बाद इस्लाम ने सिंध में पैर जमाने शुरू कर किए। कुछ लोगों ने जिया से बचने के लिए इस्लाम अपनाया, कुछ ने दबाव में, कुछ ने बराबरी के लिए, तो कुछ ने अपने फायदे के लिए। जाट और मेड जैसे जातियों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे सिंध मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया। यह प्रक्रिया कई सदियों तक चली। बाद में सूफियों ने
अरब व्यापारियों ने और अरब शासकों ने इसे और आगे बढ़ाया। मंदिर और विहारों की जगह मस्जिदें बनने लगीं, पूरा शहर बदल गया।